चैप्टर 1 द प्रेडेटर्स प्लेबुक। दुनिया के हर कोने में शिकारी है, सिर्फ जंगल में नहीं, इंसानों के बीच भी। फर्क बस इतना है कि ये इंसानी शिकारी पंजों और दांतों से हमला नहीं करते, बल्कि दिमाग और शब्दों से वार करते हैं। उनका शिकार खून नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा, आपकी आजादी और आपका आत्मविश्वास है। ये खेल बहुत चुपचाप खेला जाता है, इतना कि आपको आखिरी वक्त तक पता ही नहीं चलता कि आप शिकार बन चुके हैं। इस पूरी काली किताब को कहते हैं द प्रेडेटर्स प्लेबुक, एक ऐसा मैनुअल जो बताता है कि मैनिपुलेटिव लोग कैसे सोचते हैं, किसे चुनते हैं और कैसे आपको बिना चीखे, बिना लड़ाई के अपने जाल में फंसा देते हैं। प्रेडेटरी माइंडसेट साइकोलॉजी, दिमाग का अंधेरा नक्शा। प्रीडेटर का दिमाग एक साधारण इंसान के दिमाग से अलग तरीके से काम करता है। जहां सामान्य लोग एम्पैथी और फेयरनेस को महत्व देते हैं, वहां प्रीडेटर इन्हें लेवरेज के तौर पर देखता है। उसके लिए आपकी भावनाएं एक मैप है जो उसे बताते हैं कि कहां चोट करनी है, कहां दबाव डालना है और कहां स्वीट स्पॉट है जिससे आप टूट जाएं। इस माइंडसेट में दो मुख्य तत्व होते हैं। पहला, अपॉर्चुनिस्टिक स्कैनिंग और दूसरा, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। अपॉर्चुनिस्टिक स्कैनिंग का मतलब है कि प्रेडेटर हर समय अपने आसपास के लोगों का भावनात्मक और सामाजिक स्कैन करता है। वह देखता है कौन इनसिक्योर है, कौन वैलिडेशन के लिए तरस रहा है, किसकी बाउंड्रीज कमजोर है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मतलब है कि वह तुरंत हमला नहीं करता, बल्कि सही समय का इंतजार करता है। यह शिकारी घास में लेटा रहता है, आपको अपनी वीकनेस दिखाने देता है और फिर तब वार करता है जब आपको बचने का मौका ही न मिले। इस मानसिकता की सबसे गहरी परत है डिटैचमेंट। प्रेडेटर आपको इंसान की तरह नहीं देखता, बल्कि एक रिसोर्स की तरह देखता है। आपका वैल्यू उसके लिए इस बात से तय होता है कि वह आपसे क्या निकाल सकता है, अटेंशन, पैसा, इन्फ्लुएंस या इमोशनल कंट्रोल। टारगेट सिलेक्शन प्रोसेस, शिकार चुनने का खेल। प्रीडेटर हर किसी को निशाना नहीं बनाता। वह जानता है कि हर इंसान में वल्नरेबिलिटी होती है, लेकिन उसे ऐसे टारगेट चाहिए जो उसे अधिकतम फायदा दे और कम से कम रिस्क पैदा करे। टारगेट सिलेक्शन में तीन चरण होते हैं: स्पॉटिंग, टेस्टिंग, लॉकिंग। स्पॉटिंग में वह सरफेस लेवल सिग्नल्स ढूंढता है, बॉडी लैंग्वेज में हेजिटेशन, बार बार अप्रूवल मांगना, ओवरली अपोलोजेटिक बिहेवियर या बाउंड्रीज पर कॉम्प्रोमाइज करने की आदत। टेस्टिंग में वह छोटे छोटे बाउंड्री पुशेस करता है, जैसे बिना परमिशन प्राइवेट स्पेस में आना, हल्के सार्केज्म से आपकी रिएक्शन देखना या आपके कंफर्ट जोन को सटल तरीकों से तोड़ना। अगर आप इस टेस्टिंग फेज में पुशबैक नहीं देते, तो वह अगले स्टेप पर जाता है। लॉकिंग में प्रेडेटर आपको इमोशनली हुक करता है। वह या तो आपको कॉम्प्लीमेंट से ओवरलोड करेगा, लव बॉम्बिंग, या आपको धीरे धीरे गिल्ट और ऑब्लिगेशन के जाल में बांधेगा। ये हुक इतना मजबूत होता है कि आपको लगेगा कि आप खुद भी इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते, भले ही यह आपको नुकसान पहुंचा रहा हो। रीडिंग माइक्रो बिहेवियर्स, अदृश्य संकेत पढ़ने की कला। प्रीडेटर की सबसे खतरनाक स्किल है माइक्रो बिहेवियर रीडिंग। ये वो छोटे, अक्सर अवचेतन जेस्चर्स होते हैं जो आपके बारे में गहरी बातें बता देते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी अनकंफर्टेबल टॉपिक पर बात करते हैं, तो आपकी सांस थोड़ी तेज हो जाती है, आंखें थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ घूम जाती है, या आप अपने कपड़ों को एडजस्ट करने लगते हैं। ये सब प्रेडेटर के लिए डेटा पॉइंट्स हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस जैसे फियर, डिस्गस्ट या एम्बेरसमेंट के फ्लीटिंग चेहरे के भाव प्रेडेटर को बताते हैं कि कौन सा बटन दबाने से आपको सबसे ज्यादा असर होगा। यही वजह है कि एक मैनिपुलेटिव बॉस मीटिंग में आपकी एक हल्की सी हेजिटेशन पकड़कर बाद में उसी का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकता है। प्रेडेटर केवल आपके वर्ड्स नहीं सुनता, बल्कि आपके पॉजेस, टोन शिफ्ट्स और बॉडी पॉस्चर को डिकोड करता है। जब आप अपने पैरों को अंदर की तरफ मोड़ते हैं, यह सबमिशन का सटल संकेत है।
जब आपकी आवाज थोड़ा धीमी हो जाती है, ये इनसिक्योरिटी की गवाही देती है। एग्जाम्पल, वर्कप्लेस प्रेडेटर। मान लीजिए एक कॉर्पोरेट ऑफिस में नया मैनेजर आता है। पहले कुछ हफ्तों में वह ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस ऑब्जर्व करता है। वह देखता है कौन से कर्मचारी ओवरटाइम करने के लिए बिना सवाल तैयार हो जाते हैं, कौन मीटिंग में कम बोलता है और किसे रिकॉग्निशन की क्रेविंग है। एक दिन वह आपको एक अर्जेंट काम देता है, आपके छुट्टी वाले दिन पर। आप मना नहीं करते क्योंकि आप चाहते हैं कि वह आपको मेहनती समझे। यही उसकी जीत का पहला कदम है। अगली बार वह आपसे पर्सनल फेवर मांगता है, किसी और का काम पूरा करना। धीरे धीरे आप उसका गो टू पर्सन बन जाते हैं और आपके ना कहने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है। अब वह आपकी लॉयल्टी को लेवरेज करके आपको वहां तक खींच ले जाता है जहां आपके पास कोई एस्केप नहीं बचता। एग्जाम्पल, टॉक्सिक रिलेशनशिप प्रेडेटर। अब सोचिए एक टॉक्सिक पार्टनर का केस। शुरुआत में वह आपको स्पेशल फील कराता है, आपकी हर बात पर ध्यान देता है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देता है और आपके इंटरेस्ट में खुद को अलाइन करता है। लेकिन इस अटेंशन के पीछे कैलकुलेशन छुपी होती है। वह आपके इनसिक्योरिटीज को नोट कर रहा है, जैसे आपको अकेले रहने का डर है या आपके पास्ट में रिजेक्शन का दर्द है। कुछ महीनों बाद वही पार्टनर इन इनसिक्योरिटीज को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। वह सटल तरीके से आपको गिल्ट दिलाता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, या आपको यह यकीन दिलाता है कि उसके बिना आप किसी काम के नहीं। आप लॉजिकली जानते हैं कि ये अनहेल्थी है, लेकिन इमोशनल हुक इतना गहरा है कि आप बाहर नहीं निकल पाते। द थ्री स्टेज अटैक मॉडल। हर प्रेडेटर के पास एक 3 स्टेप का ब्लूप्रिंट होता है। अप्रोच, एंगेज, एनस्लेव। अप्रोच में वह खुद को हार्मलेस दिखाता है। एंगेज में वह आपके ट्रस्ट को बिल्ड करता है और एनस्लेव में वह आपके ऊपर कंसिस्टेंट कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है। अप्रोच स्टेज में प्रेडेटर एक ऐसा पर्सोना अडॉप्ट करता है जो आपके डिजायर्स या फियर्स से मेल खाता है। अगर आप वैलिडेशन चाहते हैं तो वह चामर बन जाएगा। अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं तो वह प्रोटेक्टर का रोल निभाएगा। एंगेज स्टेज में वह आपके साथ रिपीटेड पॉजिटिव इंटरैक्शंस क्रिएट करता है ताकि आपका गार्ड नीचे आ जाए। एनस्लेव स्टेज में वह धीरे धीरे अपने डोमिनेंस क्यूज को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे आपके डिसीजंस में ओपिनियन देना, आपके सोशल सर्कल को सटली श्रिंक करना और आपकी ऑटोनोमी को कम करना। यह इतना धीरे धीरे होता है कि आपको महसूस नहीं होता कि आपकी चॉइसेस अब आपकी नहीं रही। प्रेडिटर्स प्लेबुक का असली खतरा। इस प्लेबुक का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह ओवर्ट एग्रेशन पर निर्भर नहीं करता। यह पूरी तरह कोवर्ट टैक्टिक्स पर चलता है। चार्म, सटल इंटिमिडेशन, गिल्ट और ऑब्लिगेशन। एक बार प्रेडेटर ने आपका साइकोलॉजिकल मैप पढ़ लिया तो वह आपके एक्शंस को बिना आपको मजबूर किए कंट्रोल कर सकता है। आपको लगता है कि आप खुद फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में आप उसकी केयरफुली क्राफ्टेड पाथ पर चल रहे होते हैं। वह आपको उतना ही स्पेस देता है जितना आपको कंट्रोल इल्यूजन बनाए रखने के लिए चाहिए। अंतिम सत्य, प्रीडेटर्स प्लेबुक एक मिरर भी है और एक वार्निंग भी। यह हमें दिखाता है कि कैसे कमजोर बाउंड्रीज, इमोशनल हंगर और अनअवेयर बिहेवियर हमें इजी टारगेट बना सकते हैं। लेकिन साथ ही इसे समझना हमें सशक्त बनाता है। अगर आप प्रेडेटर के पैटर्न्स पहचान लेते हैं तो आप उसके खेल को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। याद रखिए, शिकारी हमेशा वही चुनता है जो आसान लगे। अगर आप सिग्नल्स पढ़ना सीख जाते हैं और अपनी वल्नरेबिलिटीज को मैनेज करते हैं तो आप न सिर्फ खुद को बचा सकते हैं, बल्कि प्रेडेटर के खेल को उसी के खिलाफ मोड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताना ना भूले कि आप आगे किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं। चैप्टर 2, द मास्क ऑफ इनोसेंस। दुनिया के सबसे खतरनाक लोग
अक्सर आपको बिल्कुल मासूम नजर आते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई, उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान और उनके हाव भाव में कोई आक्रामकता नहीं होती। वे जोर से नहीं बोलते, धमकाते नहीं और न ही आपके ऊपर कोई सीधा दबाव डालते हैं, बल्कि वे वही करते हैं जो आपके दिमाग को सबसे ज्यादा आराम देता है। वे आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप उनके साथ सुरक्षित हैं। यही उनका सबसे बड़ा हथियार है और इसी के पीछे छुपा है उनका असली एजेंडा। इसे कहते हैं द मास्क ऑफ इनोसेंस, एक मनोवैज्ञानिक हथियार जो चाम नहीं बल्कि कैमोफ्लाज से काम करता है। साइकोलॉजिकल कैमोफ्लाज, असली चेहरा छुपाने की कला। एक प्रेडेटर का पहला मकसद होता है कि आप उसे खतरा न समझे। इसके लिए वह अपने असली इरादों को एक ऐसे आवरण के पीछे छुपाता है जो आपके दिमाग को डिसार्म कर दे। यह आवरण हो सकता है मैं बस मदद करना चाहता हूं वाला चेहरा, मैं तो बस तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं वाला रवैया, या मैं तो बिल्कुल साधारण इंसान हूं वाली कहानी। साइकोलॉजिकल कैमोफ्लाज में सबसे जरूरी चीज है सिग्नल कंट्रोल। वो सभी संकेत जो इंसान को खतरे का आभास कराते हैं, उन्हें पूरी तरह एलिमिनेट करना। एक मास्टर मैनिपुलेटर आपके बॉडी लैंग्वेज, टोन और एक्सप्रेशंस को मिरर करेगा ताकि आपको लगे कि वह आप जैसा है। वह आपके बोलने के तरीके, आपकी पसंद और यहां तक कि आपके जोक्स के समय को भी अपनाएगा, जिससे आपका सबकॉन्शियस उसे अपने इन ग्रुप में डाल देगा। यह कैमोफ्लाज पैसिव दिखता है, लेकिन इसके पीछे एक्टिव कैलकुलेशन चल रही होती है। जैसे एक शेर लंबी घास में अपने रंग से घुल मिल जाता है, वैसे ही ये लोग आपके सोशल एनवायरनमेंट में घुल मिल जाते हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग एज अ वेपन, भरोसा लेकिन घातक मकसद से। भरोसा सामान्य रिश्तों में सबसे मजबूत नींव है, लेकिन प्रीडेटर के लिए यह एक टूल है और इस टूल का इस्तेमाल वह बहुत सोच समझकर करता है। ट्रस्ट बिल्डिंग का पहला नियम है गिव बिफोर यू टेक। वे शुरुआत में आपको छोटे छोटे फेवर्स देंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको खास महसूस कराएंगे। यह रेसिप्रोसिटी ट्रिगर को एक्टिवेट करता है। अब आपका सबकॉन्शियस मानता है कि आपको भी उन्हें बदले में कुछ देना चाहिए। इसके बाद आता है वल्नरेबिलिटी डिस्प्ले। वे आपके सामने अपनी कोई पर्सनल स्ट्रगल या इमोशनल स्टोरी साझा करेंगे। यह कहानी सच्ची भी हो सकती है, आधी सच्ची भी, या पूरी तरह घड़ी हुई। इसका मकसद है आपको यह यकीन दिलाना कि वे भी इंसान हैं, और अगर वे आपको अपने दिल की बात बता सकते हैं, तो आप भी उनके सामने अपने सीक्रेट्स खोल सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, तो प्रेडेटर के पास अब आपके पर्सनल वल्नरेबिलिटीज का पूरा डेटा होता है। आपके डर, आपके ट्रिगर्स, आपके पास्ट के दर्द, इन्हें वह बाद में कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करेगा। सबकॉन्शियस डिसआर्मिंग टेक्निक्स, दिमाग का गुप्त लॉक तोड़ना। सबसे खतरनाक हिस्सा है सबकॉन्शियस डिसआर्मिंग। ऐसी तकनीकें जो आपके अवचेतन में काम करती है बिना आपको एहसास हुए। इसमें तीन बड़े हथियार हैं: योग, मिररिंग, आपका बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, और यहां तक कि आपकी माइक्रो एक्सप्रेशंस को सटल तरीके से कॉपी करना। यह आपके दिमाग में इंस्टेंट फैमिलियरिटी का इल्यूजन पैदा करता है। दो, कंट्रोल्ड आई कांटेक्ट, ज्यादा नहीं, कम नहीं, इतना कि कनेक्शन महसूस हो लेकिन इन्वेजन न लगे। आई कांटेक्ट का सही संतुलन आपको साइकोलॉजिकली ओपन करता है। तीन, पेसिंग एंड लीडिंग, पहले आपके बिलीव्स, वैल्यूज और ओपिनियन से सहमति जताना। पेसिंग, फिर धीरे धीरे अपने एजेंडा की तरफ आपको खींचना। लीडिंग, ये टेक्निक्स किसी किताब में पढ़कर नहीं सीखी जाती। ये प्रेडेटर के अनुभव और इंस्टिंक्ट से आती है। जब ये लागू होती है, तो आपका कॉन्शियस माइंड सोचता है कि सब कुछ नेचुरल है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस पहले ही उनकी इन्फ्लुएंस में आ चुका होता है। एग्जाम्पल, कॉन आर्टिस्ट। एक कॉन आर्टिस्ट के लिए इनोसेंस एक डिस्गाइज है। वह आपको कभी भी एग्रेसिव तरीके से अप्रोच नहीं करेगा, बल्कि वह किसी ऐसे इंसान के रूप में सामने आएगा जो आपकी जैसी ही प्रॉब्लम झेल रहा है।
या जो बस आपकी मदद चाहता है। मान लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपके सामने बैठा शख्स कैजुअली बातचीत शुरू करता है। वह आपके शहर की तारीफ करता है, आपके काम के बारे में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाता है और फिर अपनी कोई पर्सनल समस्या शेयर करता है। कुछ ही देर में आपको लगता है कि आप उसे काफी जानते हैं। यही वह पल है जब वह आपको कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या मदद का रिक्वेस्ट देगा और आपका दिमाग लॉजिकल रिस्क कैलकुलेशन बंद कर देगा, क्योंकि आप एक दोस्त की मदद कर रहे हैं। एग्जाम्पल, कल्ट लीडर्स। कल्ट लीडर का मासूम चेहरा और भी खतरनाक होता है। वे खुद को एक गाइडिंग फिगर के रूप में पेश करते हैं, शांत, समझदार और आपके भले की चिंता करने वाले। उनकी आवाज में एक सूदिंग टोन होती है, उनके जेस्चर्स कैलकुलेटेड होते हैं और वे अपने फॉलोअर्स को फैमिली कहते हैं। शुरुआत में वे किसी से भी ज्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं और लोगों को ऐसा महसूस कराते हैं कि आखिरकार किसी ने उन्हें समझा है। धीरे धीरे यह भरोसा डिपेंडेंसी में बदल जाता है और डिपेंडेंसी सबमिशन में। अब फॉलोअर के लिए कल्ट लीडर की हर बात सत्य बन जाती है, भले ही वह पूरी तरह इरेशनल या खतरनाक हो। वाई द मास्क वर्क्स। दिमाग की सुरक्षा प्रणाली को बायपास करना। हमारा दिमाग एवोल्यूशनरी तौर पर खतरे को डिटेक्ट करने में अच्छा है, लेकिन हम विजुअल और बिहेवियरल क्यूज पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। अगर कोई इंसान शांत, फ्रेंडली और हार्मलेस दिखता है, तो हमारा दिमाग मान लेता है कि वह खतरा नहीं है। यही गैप प्रीडेटर इस्तेमाल करता है। मास्क ऑफ इनोसेंस इसीलिए काम करता है क्योंकि यह आपके डिफेंस सिस्टम्स को डीएक्टिवेट करता है। एक बार आपने किसी को हार्मलेस मान लिया, तो आप उसके शब्दों, जेस्चर्स और सजेशंस को कम स्क्रूटिनी के साथ एक्सेप्ट करते हैं। यह एक कॉग्निटिव ब्लाइंड स्पॉट है और प्रेडेटर इस ब्लाइंड स्पॉट के अंधेरे में अपना खेल खेलता है। थ्री फेस एक्सप्लॉयटेशन मॉडल। ये इंट्रोडक्शन एज हार्मलेस। वे आपकी लाइफ में ऐसे एंट्री लेते हैं जैसे उनका कोई हिडन एजेंडा ही नहीं है। दो, ट्रस्ट कंसोलिडेशन। वे धीरे धीरे आपका भरोसा जीतते हैं, आपको इमोशनली इन्वेस्ट कराते हैं। तीन, कंट्रोल्ड इन्फ्लुएंस। वे आपकी डिसीजंस में सटली इंटरफियर करने लगते हैं और आपको यह भी महसूस नहीं होता कि अब आपके विचार उनके फ्रेम में ऑपरेट कर रहे हैं। द साइलेंट शिफ्ट। मास्क ऑफ इनोसेंस की सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको कभी नहीं लगता कि कोई शिफ्ट हो रहा है। यह बिल्कुल स्लो पॉइजनिंग जैसा है। आप अपने डिसीजंस और फीलिंग्स को अपना मानते रहते हैं, जबकि वे पहले से इंजीनियर्ड होते हैं। और फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि आप अब वो इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में थे। आपकी प्रायोरिटीज बदल चुकी है, आपकी बाउंड्रीज मिट चुकी है और आपका स्वतंत्र सोचने का हक किसी और के हाथ में है। फाइनल ट्रूथ। सबसे खतरनाक शिकारी हमेशा अपने दांत नहीं दिखाते। वे आपको मुस्कान के पीछे से देखते हैं और आपका भरोसा उनके लिए एक ताला नहीं, बल्कि एक चाबी बन जाता है। मास्क ऑफ इनोसेंस को पहचानना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। यह सिर्फ अवेयरनेस और शार्प ऑब्जर्वेशन से संभव है। लोगों के शब्द नहीं, बल्कि पैटर्न्स और सटल इनकंसिस्टेंसीज को नोटिस करके। क्योंकि याद रखिए, मासूम दिखने वाला चेहरा भी कभी कभी एक कैलकुलेटेड ट्रैप हो सकता है। और अगर आपने यह ट्रैप पहचानना सीख लिया, तो आप खुद को ऐसे खेल से बचा सकते हैं जिसमें ज्यादातर लोग बहुत देर से सच समझ पाते हैं। चैप्टर 3, फियर कंडीशनिंग। डर एक ऐसा भाव है जो हमारी नसों में बिजली की तरह दौड़ता है, हमारे दिल की धड़कन तेज कर देता है और हमारे सोचने समझने की क्षमता को पंगु बना देता है। लेकिन एक मैनिपुलेटर के हाथों में डर सिर्फ एक भाव नहीं रह जाता, वह एक केयरफुली इंजीनियर्ड टूल बन जाता है। डर को कंडीशन करके, शेप देकर और सही समय पर ट्रिगर करके, कोई भी इंसान आपके एक्शंस, रिएक्शंस और डिसीजंस पर लगभग पूरी तरह नियंत्रण पा सकता है। यही है फियर कंडीशनिंग, वह काला विज्ञान जिसके जरिए
आपका सबकॉन्शियस एक इनविजिबल चेन में जकड़ दिया जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग इन फियर, डर को पैटर्न में बदलना। फियर कंडीशनिंग का आधार है क्लासिकल कंडीशनिंग, वही सिद्धांत जिसे पावलोव ने अपनी फेमस डॉग एक्सपेरिमेंट्स में खोजा था। फर्क बस इतना है कि यहां घंटी की जगह डर पैदा करने वाले क्यूज का इस्तेमाल होता है और पानी की जगह आपके एक्शंस निकलते हैं। कल्पना कीजिए, किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में एक पार्टनर बार बार छोटी सी गलती पर डिस्प्रोपोर्शनेट गुस्सा दिखाता है। शुरुआत में आप बस उस गुस्से से डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग पैटर्न पकड़ लेता है। कुछ विशेष वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज या परिस्थितियां उस गुस्से से जुड़ जाती है। अब भले ही एक्चुअल गुस्सा न दिखाया जाए, वह ट्रिगर अपने आप आपके अंदर वही डर और सबमिशन पैदा कर देता है। यही क्लासिकल कंडीशनिंग का कमाल है। असली खतरा कभी कभी मौजूद भी नहीं होता, लेकिन उसका संकेत आपके दिमाग को उतना ही ओबीडियंट बना देता है जितना फिजिकल थ्रेट। फियर ट्रिगर्स एंड कंट्रोल लूप्स, डर का ऑटोमेटेड सिस्टम। एक मैनिपुलेटर सबसे पहले आपके पर्सनल फियर ट्रिगर्स खोजता है। ये ट्रिगर्स कई तरह के हो सकते हैं। रिजेक्शन का डर, सोशल ह्यूमिलिएशन का डर, फाइनेंशियल लॉस का डर, फिजिकल हार्म का डर। एक बार यह ट्रिगर्स पहचान लिए गए तो अगला कदम है कंट्रोल लूप बनाना। कंट्रोल लूप का मतलब है डर के जरिए एक ऐसा साइकिल तैयार करना जिसमें आप बार बार उसी बिहेवियर में फंसते जाएं जो मैनिपुलेटर को चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर एक राजनीतिक नेता जानता है कि जनता को आर्थिक अस्थिरता का डर है, तो वह बार बार इकोनॉमिक कोलैप्स की इमेजरी और लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा। फिर वह खुद को एकमात्र समाधान के रूप में पेश करेगा। अब जनता के दिमाग में एक लूप बन जाता है। आर्थिक खतरा, डर, नेता पर निर्भरता, समर्थन, दोबारा खतरे की चेतावनी। यह लूप इतना इंग्रेंड हो जाता है कि असली खतरा खत्म भी हो जाए तो भी आपका दिमाग उसी रेस्पॉन्स को दोहराता रहेगा। साइकोलॉजिकल फ्रीजिंग इफेक्ट, डर में जकड़ना। डर का एक और शक्तिशाली असर है फ्रीजिंग इफेक्ट। जब खतरा इतना ओवरवेलमिंग महसूस हो कि आपका दिमाग एक्शन ही लेना बंद कर दे। यह सर्वाइवल मैकेनिज्म हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से आया है, लेकिन मैनिपुलेटर्स इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में लंबे समय तक चले डर के कारण विक्टिम का नर्वस सिस्टम ओवरड्राइव में चला जाता है। अब वे सिर्फ फिजिकल अब्यूज से नहीं, बल्कि उसकी कल्पना से भी फ्रीज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वे कन्फ्रंट नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, बस वहीं रुककर सब सहेंगे। पॉलिटिकल फियर प्रोपेगेंडा भी यही करता है। जनता को इतने बड़े बड़े हाइपोथेटिकल डेंजर्स दिखाए जाते हैं, युद्ध, आतंकवाद, कंप्लीट सोसाइटल कोलैप्स, कि वे रेशनल डिस्कशन छोड़कर बस लीडर के इशारों पर चलने लगते हैं। एग्जाम्पल, अब्यूसिव रिलेशनशिप्स। मान लीजिए एक टॉक्सिक पार्टनर हर डिसएग्रीमेंट पर चिल्लाता है, गालियां देता है और कभी कभी फिजिकल थ्रेट भी देता है। शुरुआत में आप आर्ग्यू करते हैं, डिफेंड करते हैं, लेकिन कुछ महीनों में आपका दिमाग सीख जाता है कि किसी भी कॉन्फ्रंटेशन का मतलब है इमोशनल पेन या फिजिकल रिस्क। अब आप पहले ही खुद को सेंसर करने लगते हैं। आप अपने विचार नहीं कहते, अपनी बाउंड्रीज कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि डर का ट्रिगर एक्टिवेट ना हो। यह कंडीशनिंग इतनी सटल हो सकती है कि विक्टिम खुद को पीस लविंग या कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंट कहने लगता है, जबकि असल में वे एक मैनिपुलेटर के कंट्रोल लूप में फंसे होते हैं। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल फियर प्रोपेगेंडा। इतिहास गवाह है कि डर का वेपनाइज होना राजनीति का पुराना खेल है। एक नेता जनता को लगातार यह विश्वास दिलाता है कि हम खतरे में हैं, चाहे वह खतरा बाहरी दुश्मन हो, कोई माइनॉरिटी ग्रुप हो या कोई अनदेखा इकोनॉमिक कोलैप्स। यहां इमेजरी, स्पीचेस और मीडिया कवरेज बार बार वही थ्रेट सिग्नल दोहराते हैं। धीरे धीरे जनता का नर्वस सिस्टम कंडीशनड हो जाता है कि खतरे का नाम सुनते ही वह एंजाइटी और अर्जेंसी महसूस करे, और इस हाइटेंड इमोशनल स्टेट में
वे पॉलिसीज और एक्शन स्वीकार कर लेते हैं जो नॉर्मल परिस्थितियों में कभी मंजूर न करते। फियर एम्प्लीफिकेशन टेक्निक्स, फियर कंडीशनिंग में सिर्फ ट्रिगर्स बनाना ही काफी नहीं, उन्हें एम्प्लीफाई करना भी जरूरी है ताकि वे गहरे बैठ जाएं। इसके लिए मैनिपुलेटर्स कुछ खास टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। एक, आइसोलेशन, आपको सपोर्ट सिस्टम से अलग करना ताकि आप डर के खिलाफ कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन न पा सकें। दो, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, थ्रेट को रैंडम इंटरवल्स पर दिखाना ताकि आप कभी पूरी तरह आराम महसूस न करें। तीन, सिंबलिज्म, डर को किसी पावरफुल सिंबल या इमेज से जोड़ना जिससे आपका सबकॉन्शियस इंस्टेंटली रिएक्ट करे। द लॉन्ग टर्म ट्रैप, सबसे खतरनाक बात यह है कि फियर कंडीशनिंग का असर बहुत लंबे समय तक रह सकता है। भले ही मैनिपुलेटर अब मौजूद न हो, आपका दिमाग पहले से बने हुए पाथवेज पर चलता रहेगा, वही ट्रिगर्स, वही रिएक्शंस। इसका मतलब है कि आप फिजिकल केज से बाहर आकर भी मेंटल केज में फंसे रह सकते हैं। इसीलिए अब्यूसिव रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बाद भी विक्टिम्स को थेरेपी की जरूरत पड़ती है और पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड सोसाइटीज को सालों लग जाते हैं नॉर्मल सी में लौटने में। ब्रेकिंग द कंडीशनिंग, फियर कंडीशनिंग को तोड़ने का एकमात्र तरीका है ट्रिगर्स को पहचानना और उनके साथ कॉन्शियसली रीट्रेन होना। इसका मतलब है डर के सिग्नल को आने देना, लेकिन उससे जुड़ी ऑटोमेटिक रिएक्शन को बदलना। यह कठिन है क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम इसे सर्वाइवल से जोड़ चुका है, लेकिन अवेयरनेस ही पहला हथियार है। जैसे ही आप यह समझ जाते हैं कि आपका डर हमेशा असली खतरे का प्रमाण नहीं है, बल्कि किसी ने उसे डिजाइन किया है, आप कंट्रोल वापस लेने की दिशा में पहला कदम उठा चुके होते हैं। फाइनल ट्रूथ, डर एक इंसानी कमजोरी नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल गिफ्ट है। लेकिन जब यह गिफ्ट किसी और के हाथों में गिरता है, तो यह आपकी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी बन जाता है। फियर कंडीशनिंग आपको इनविजिबल चेन्स में बांध देता है, और अगर आपने इन चेन्स को देखना सीख लिया, तभी आप इन्हें तोड़ सकते हैं। क्योंकि जो डर इंजीनियर्ड है, वह खतरा नहीं, बस एक केयरफुली प्लांटेड इल्यूजन है, और उस इल्यूजन के पार ही आपकी असली आजादी है। चैप्टर 4, गैसलाइटिंग एंड रियलिटी मैनिपुलेशन। कल्पना कीजिए, आप एक दिन सुबह उठते हैं और अपने सबसे भरोसेमंद इंसान की आंखों में सीधा देखते हुए एक सवाल पूछते हैं, तुमने कल रात वो बात क्यों कही? वो हल्की सी मुस्कान देता है जिसमें अजीब सा संतोष छुपा है और कहता है, कौन सी बात? तुम हमेशा चीजें बड़ा चढ़ाकर याद रखते हो। उस पल आपको गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही एक शक भी मन में उठता है, क्या मैं सच में गलत हूं? यही शक गैसलाइटिंग का पहला बीज है। गैसलाइटिंग वो मानसिक अपराध है जिसमें सच को चुपचाप मारा जाता है और फिर आपको ये यकीन दिलाया जाता है कि वो सच कभी था ही नहीं। इसमें कोई चीख, धमकी या हथियार नहीं होता, बस केयरफुली चुने गए शब्द, एक्सप्रेशंस और बार बार दोहराई गई कहानियां होती है जो आपके परसेप्शन को रीराइट कर देती है। गैसलाइटिंग का जन्म 1948 के एक नाटक और 1944 की फिल्म गैसलाइट से जुड़ा है, जहां एक पति अपनी पत्नी को पागल साबित करने के लिए उसके घर की गैसलाइट की रोशनी धीरे धीरे कम करता था। जब पत्नी कहती कि रोशनी कम हो रही है, तो पति कहता, तुम बस सोच रही हो। धीरे धीरे पत्नी अपने ही होश और याददाश्त पर शक करने लगती है। यही इस मानसिक हथियार की असली ताकत है, धीमा जहर जो समय के साथ आपकी पूरी दुनिया को निगल लेता है। इसका असली खेल 3 चरणों में चलता है। पहले आपके मन में अपने ही परसेप्शन और मेमोरी पर शक डाला जाता है। फिर एक ऑल्टरनेट रियलिटी आपको बार बार सुनाई जाती है जब तक कि वो आपके लिए सच न बन जाए, और अंत में आप उसी मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाते हैं जिसे आप अपना ट्रूथ सोर्स मानने लगते हैं। मानव मस्तिष्क सर्टेनिटी के लिए प्यासा होता है। अगर अनसर्टेनिटी लंबी हो जाए
तो दिमाग एनर्जी बचाने के लिए किसी कंसिस्टेंट एक्सप्लेनेशन को पकड़ लेता है, भले ही वो सच न हो। यही जगह है जहां गैस लाइटर कॉग्निटिव डिसोनेंस का इस्तेमाल करता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एलिजाबेथ लॉफ्टस के एक्सपेरिमेंट्स ने यह साबित किया कि अगर किसी घटना के बारे में बार बार गलत जानकारी दी जाए तो लोग इवेंचुअली उस गलत वर्जन को सच मानने लगते हैं। झूठ और गैसलाइटिंग में यही फर्क है। झूठ एक आइसोलेटेड एक्ट है, लेकिन गैसलाइटिंग एक सिस्टेमैटिक प्रोसेस है जो आपकी रियलिटी को धीरे धीरे तोड़ता है। गैसलाइटिंग कई सटल टेक्निक से ऑपरेट करता है। कभी ये आपके कहे को आंशिक रूप से मानकर बाकी डिनाई करता है, कभी आपकी याद को एक्सेप्ट करके उसे ट्विस्ट कर देता है, कभी घटनाओं का मीनिंग बदल देता है ताकि वो आपके खिलाफ जाए, और कभी कभी वो डिलिबरेटली कॉन्ट्रडिक्शंस देता है ताकि आपके दिमाग में परमानेंट कंफ्यूजन रहे। इसमें फ्रेम कंट्रोल भी शामिल होता है। बातचीत के टोन और कॉन्टेक्स्ट को ऐसे मोल्ड करना कि आप मैनिपुलेटर के इमोशनल रिदम में सोचने लगे, जबकि आपको लगता है कि आप स्वतंत्र रूप से सोच रहे हैं। इतिहास में और साइकोलॉजी की दुनिया में इसके कई उदाहरण हैं। मिलग्राम ओबीडियंस स्टडी में पार्टिसिपेंट्स ने अथॉरिटी के रिपीटेड अश्योरेंसेस पर मॉरली क्वेश्चनेबल एक्शंस करने शुरू कर दिए। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में एनवायरनमेंट और असाइंड रोल्स ने लोगों की आइडेंटिटी और परसेप्शन को कुछ ही दिनों में बदल दिया। और बड़े पैमाने पर नाजी प्रोपेगेंडा ने मीडिया कंट्रोल और डिस्टॉर्टेड नैरेटिव्स के जरिए पूरी पॉपुलेशन को एक फैब्रिकेटेड रियलिटी में जीने पर मजबूर कर दिया। इसका असर गहरा और खतरनाक होता है। सबसे पहले विक्टिम एक सेल्फ डाउट स्पाइरल में फंसता है। खुद से सवाल करता है, क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? क्या मैं सच में गलत हूं? ये स्पाइरल लंबा चलता है तो लर्न्ड हेल्पलेसनेस डेवलप होती है। विक्टिम चैलेंज करना छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी परसेप्शन हमेशा गलत साबित होगी। कई बार विक्टिम को स्टॉकहोल्म सिंड्रोम जैसा बॉन्ड महसूस होता है क्योंकि मैनिपुलेटर ही उसका नया ट्रूथ सोर्स बन चुका होता है। धीरे धीरे आइडेंटिटी फ्रैगमेंट होने लगती है। विक्टिम अपने आप को डिफाइन करना छोड़ देता है और मैनिपुलेटर द्वारा दी गई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। गैसलाइटिंग से बाहर निकलना फिजिकल प्रिजन से भागने से भी कठिन है क्योंकि यहां बार्स और चेन्स दिखाई नहीं देते, ये आपके दिमाग में होते हैं। बचने के लिए रियलिटी एंकर्स की जरूरत होती है। डेली जर्नल्स, रिकॉर्डेड कॉन्वर्जेशंस और इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशंस। पैटर्न रिकॉग्निशन और कंट्रोल डिसएंगेजमेंट जैसे काउंटर टैक्टिक्स जरूरी है। लेकिन सबसे कठिन हिस्सा माइंडसेट रिसेट है, क्योंकि गैसलाइटिंग के बाद भी अपने परसेप्शन पर भरोसा करने में सालों लग सकते हैं। और आखिर में सच यही है, जब कोई आपके दिमाग की तस्वीर में रंग बदल देता है तो आपकी आंखें भी उसी रंग को सच मान लेती है। गैसलाइटिंग सिर्फ आपको मैनिपुलेट नहीं करता, ये आपको एक ऐसी दुनिया में परमानेंटली कैद कर देता है जो असल में कभी थी ही नहीं। और उस दुनिया का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि वो आपको प्यार और सुरक्षा का इल्यूजन देती है, जबकि असल में वो आपको धीरे धीरे मिटा रही होती है। चैप्टर 5, द साइलेंट मैनिपुलेटर। कभी आपने महसूस किया है कि किसी ने आपको बिना कुछ कहे बदल दिया हो? न कोई बहस, न कोई ऊंची आवाज, न ही कोई सीधा आदेश, फिर भी आप खुद को उनकी मर्जी के अनुसार ढालने लगे हो। यह एक अजीब सी ताकत है, एक खामोशी जो बोलती नहीं लेकिन सुनाई देती है, एक अदृश्य जाल जिसमें फंसकर आप ये भी नहीं समझ पाते कि आपको कब और कैसे काबू में कर लिया गया। यही है साइलेंट मैनिपुलेशन, यानी बिना शब्दों का कंट्रोल। यह मैनिपुलेशन की वह परत है जो सुनने में हल्की लगती है लेकिन असर में भारी होती है। मैनिपुलेशन के बारे में आम सोच यही है कि इसमें झूठ, चापलूसी, धमकी या मीठी मीठी बातें शामिल होती है।
लेकिन असली खिलाड़ी जानते हैं कि सबसे बड़ा प्रभाव तब डाला जाता है जब आप सामने वाले को खुद अपने मन में कहानी बनाने दें। और इस कहानी का कच्चा माल होता है खामोशी। इंसान का दिमाग खाली जगह से नफरत करता है। उसे हर गैप भरने की आदत है। और अगर उसे कोई जानकारी ना मिले तो वह अपने डर, संदेह और असुरक्षा से उस जगह को भर देता है। यही वह क्षण होता है जब एक साइलेंट मैनिपुलेटर आपको अपने कंट्रोल में लेना शुरू करता है। वे आपको जोर से डांटेंगे नहीं, लेकिन आपका नाम एक मीटिंग में अनसुना कर देंगे। वे आपको धमकी नहीं देंगे, लेकिन आपकी आंखों में देखते हुए चुप हो जाएंगे। यह चुप्पी कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक हथियार है, एक अदृश्य चाकू जो शब्दों के बिना आपके आत्मविश्वास को काट देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप खुद ही यह मानने लगते हैं कि गलती आपकी है। नॉन वर्बल डोमिनेंस क्यूज इसी खेल का पहला हथियार है। शरीर की भाषा, जिस पर हम कम ध्यान देते हैं, हमारे अवचेतन दिमाग में गहरी छाप छोड़ती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कमरे में आता है और फैल कर बैठता है, मानो वह उस जगह का मालिक हो। वह बिना पलक झपकाए आपको देखता है, आपके बोलने पर भी बिना प्रतिक्रिया देता है। धीरे धीरे आपके दिमाग में यह छवि बनने लगती है कि इस इंसान के पास ताकत है और आपको उसके हिसाब से चलना चाहिए। यहां शब्द नहीं, सिर्फ हाव भाव ही फ्रेम सेट कर रहे हैं। साइलेंट मैनिपुलेटर के पास एक और जहरीला हथियार है, गिल्ट फ्रेमिंग विदाउट वर्ड्स। सोचिए कोई आपसे नाराज है, लेकिन वह यह कहने के बजाय आपको नजरअंदाज करता है, आपके मैसेज का जवाब नहीं देता, आपको देखता तक नहीं। यह खामोशी आपके भीतर बेचैनी पैदा करती है। आपका मन खुद ब खुद सोचना शुरू करता है, शायद मैंने कुछ गलत किया है, शायद मुझसे कोई गलती हुई है। आप माफी मांगने के तरीके ढूंढने लगते हैं, अपने व्यवहार को बदलने लगते हैं, सिर्फ उनकी प्रतिक्रिया पाने के लिए। यही है मैनिपुलेशन का कमाल। उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन आपको अपने हिसाब से बदलने पर मजबूर कर दिया। फ्रेम कंट्रोल इसी रणनीति का अगला स्तर है। इसमें टकराव से बचते हुए माहौल पर अदृश्य पकड़ बनाई जाती है। वे बहस नहीं करते, बल्कि ऐसी चुप्पी छोड़ देते हैं जिसमें आप खुद को असहज महसूस करें। आप असमंजस में पड़ जाते हैं और अंत में वही करने लगते हैं जो उनके लिए सुविधाजनक है। यह एक मानसिक पिंजरा है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। और जैसे ही आप उसमें कदम रखते हैं, आपको यह भी लगने लगता है कि ये आपकी अपनी मर्जी थी। अगर हम असली जिंदगी में देखें तो ये खेल कई रूपों में सामने आता है। मान लीजिए आपका बॉस आपसे नाखुश है, लेकिन वह सीधे तौर पर कुछ कहता नहीं। वह मीटिंग में आपके आइडिया को अनसुना कर देता है, ईमेल का जवाब नहीं देता और धीरे धीरे आपको टीम से अलग थलग कर देता है। आपको लगता है कि कहीं आपकी ही गलती है और आप अपनी पूरी ऊर्जा उसे खुश करने में लगाने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उसने आपको अपने फ्रेम में डाल दिया है, और यह सब बिना एक भी कठोर शब्द बोले। रिश्तों में यह और भी खतरनाक हो सकता है। एक टॉक्सिक पार्टनर का साइलेंट ट्रीटमेंट इतना दर्दनाक हो सकता है कि आप खुद को मानसिक यातना में महसूस करने लगते हैं। दिन ब दिन उनकी खामोशी बढ़ती जाती है और आप सोचने लगते हैं कि यह रिश्ता टूट सकता है। आप उनके मूड को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, यहां तक कि अपनी सीमाओं से भी समझौता कर लेते हैं। यह सिर्फ प्यार की परीक्षा नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड कंट्रोल मैकेनिज्म है, जिसमें आपको बार बार इस डर में रखा जाता है कि आप खो सकते हैं। साइलेंट मैनिपुलेशन का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक आधार अनसर्टेनिटी है। इंसान का दिमाग किसी भी स्थिति में स्पष्टता चाहता है। अगर कुछ कहा जाता है तो आप उसका सामना कर सकते हैं, तर्क दे सकते हैं। लेकिन जब कोई चुप रहता है तो वह आपको एक मानसिक अंधेरे कमरे में छोड़ देता है, जिसमें आप खुद अपने डर, संदेह और दोषों की गूंज सुनते रहते हैं। और यही गूंज आपको उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर करती है
जिसने यह अंधेरा बनाया है। सोशल मीडिया ने इस खेल को और आसान बना दिया है। सीन पर छोड़ देना, फॉलो रिक्वेस्ट अनदेखा करना या बस ऑनलाइन होते हुए भी जवाब न देना, ये सब सटिल सोशल डोमिनेंस के रूप है। यह एक अनकहा संदेश है, मैं तुम्हारे समय और ध्यान के काबिल नहीं समझता, लेकिन तुम मेरे ध्यान के भूखे हो। यहां भी वही खेल चलता है। आपका दिमाग खाली जगह को अपनी ही असुरक्षा से भर देता है। इससे बचना आसान नहीं है, लेकिन संभव है। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि खामोशी हमेशा आपके खिलाफ नहीं होती। जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को किसी और की प्रतिक्रिया पर निर्भर करना छोड़ देते हैं, तो उनकी चुप्पी का असर कम हो जाता है। अवेयरनेस यहां सबसे बड़ी ढाल है। यह समझना कि कब खामोशी एक स्वाभाविक स्थिति है और कब यह एक हथियार है। आखिर में खामोशी एक खाली कमरा है और उसमें गूंजती है आपकी अपनी आवाज। सवाल यह है कि आप उस कमरे को किससे भरेंगे, अपने डर से या अपनी ताकत से। अगर आपने यह सीख लिया, तो कोई भी साइलेंट मैनिपुलेटर आपको कैद नहीं कर पाएगा, क्योंकि असली आजादी शब्दों से नहीं, बल्कि उस चुप्पी से आती है जिसे आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। चैप्टर 6, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। आप सोचते हैं कि आप जो चाहते हैं वही चुनते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके सामने रखे गए विकल्प पहले से तय किए गए होते हैं। आप जिस रास्ते को अपनाते हैं वह आपके दिमाग की गहराइयों में पहले ही लिखा जा चुका होता है, न कि आपके स्वतंत्र निर्णय से, बल्कि किसी और के बनाए हुए नक्शे से। यह है द इल्यूजन ऑफ चॉइस, एक ऐसा जाल जो आपको स्वतंत्र महसूस कराता है, जबकि आप पहले से तय की गई सीमा में ही घूम रहे होते हैं। यह धोखा सबसे पहले चॉइस आर्किटेक्चर से शुरू होता है। यह वह विज्ञान है जिसमें आपके सामने विकल्पों की व्यवस्था इस तरह की जाती है कि आप स्वाभाविक रूप से एक खास दिशा में जाएं। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में मेन्यू देख रहे हैं। आपके सामने दर्जनों डिश है, लेकिन मेन्यू की डिजाइन, कीमतों का क्रम और शेफ स्पेशल के चमकदार निशान आपके दिमाग को पहले से तय कर देते हैं कि आप क्या चुनेंगे। आपको लगता है कि यह आपका फैसला है, लेकिन असल में यह उनके डिजाइन का परिणाम है। इंसानी दिमाग जटिल निर्णयों से बचना चाहता है। जब विकल्प बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क शॉर्टकट लेता है, और यही जगह है जहां साइकोलॉजिकल फनलिंग काम करता है। आपको कुछ ऐसे विकल्प दिखाए जाते हैं जो या तो बहुत कम आकर्षक होते हैं या जानबूझकर महंगे, ताकि आपका ध्यान उस एक विकल्प पर टिक जाए जिसे वे चाहते हैं कि आप लें। यह रणनीति मार्केटिंग से लेकर राजनीति तक हर जगह इस्तेमाल होती है। एक और गहरा खेल है परसेप्शन ऑफ फ्रीडम, यानी आपको यह महसूस कराना कि आप आजाद हैं, जबकि आप पहले से ही नियंत्रित फ्रेम में है। मान लीजिए कोई राजनीतिक पार्टी आपको दो अलग अलग उम्मीदवार चुनने का मौका देती है, लेकिन दोनों ही उनके हित में काम करेंगे। आप वोट डालते समय गर्व महसूस करते हैं कि आपने अपनी पसंद से नेता चुना है, जबकि असल में दोनों विकल्प एक ही सत्ता के हाथों में हैं। मार्केटिंग में यह खेल इतना गहरा है कि आप बिना जाने ही इसमें फंस जाते हैं। सोचिए, किसी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट निकाला है। वे आपको बेसिक और प्रीमियम पैकेज का चुनाव देते हैं। बेसिक इतना सीमित है कि आप खुद ब खुद प्रीमियम चुन लेते हैं, भले ही उसकी असली जरूरत आपको ना हो। उन्होंने आपको मजबूर नहीं किया, बस विकल्प इस तरह रखे कि आप खुद उस फैसले तक पहुंचे जो वे चाहते थे। राजनीति में यह भ्रम और भी खतरनाक हो जाता है। आपको लगता है कि आपके पास कई पार्टियों का विकल्प है, लेकिन पर्दे के पीछे आर्थिक ताकतें, मीडिया कंट्रोल और प्रचार तंत्र यह सुनिश्चित कर चुके होते हैं कि चाहे आप जिसे भी चुने, सिस्टम पहले से तय दिशा में ही बढ़े। यह चुनाव का भ्रम आपको विद्रोह करने से रोकता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने अपनी मर्जी से फैसला लिया है। इस खेल की ताकत इस बात में है कि यह आपके सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालता है। आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई ऐसे मानसिक शॉर्टकट होते हैं, जैसे एंकरिंग इफेक्ट, पहला दिखाया गया विकल्प बाकी की तुलना तय करता है, या डिकॉय इफेक्ट,
एक तीसरा कमजोर विकल्प लाकर आपको मुख्य विकल्प की तरफ धकेलना। इन तकनीकों से आपको लगता है कि आप तर्कसंगत हैं, लेकिन आपका चुनाव पहले ही गाइड कर दिया गया है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने इस धोखे को और खतरनाक बना दिया है। आपके सामने जो कंटेंट आता है, वह एल्गोरिदम पहले से चुनकर देता है। आप स्क्रॉल करते हुए सोचते हैं कि आप अपनी रुचि के आधार पर वीडियो देख रहे हैं, लेकिन असल में हर सुझाव, हर विज्ञापन, हर ट्रेंड एक केयरफुली क्यूरेटेड फनल है जो आपको एक खास दिशा में ले जाता है। इस भ्रम से निकलना मुश्किल है, क्योंकि यह सीधे टकराव में नहीं आता। आपको कोई मजबूर नहीं करता, आपको कोई धमकी नहीं देता, बल्कि आपको स्वतंत्र महसूस कराया जाता है ताकि आप सवाल न उठाएं। यही इसकी असली ताकत है, नियंत्रण की अदृश्यता। अगर आप इससे बचना चाहते हैं, तो आपको यह आदत डालनी होगी कि हर विकल्प को देखते समय पूछें, यह मुझे किसने और क्यों दिया। अगर आप खुद विकल्प बनाने लगते हैं, बजाय दिए गए विकल्पों में से चुनने के, तो आप धीरे धीरे इस भ्रम से बाहर आ सकते हैं। अंत में, द इल्यूजन ऑफ चॉइस हमें यह सिखाता है कि असली आजादी सिर्फ विकल्प रखने में नहीं, बल्कि विकल्प बनाने में है। जब तक आपके सामने रखा हर चुनाव किसी और के बनाए हुए दायरे में है, तब तक आपकी आजादी महज एक खूबसूरत भ्रम है। सवाल यह है कि क्या आप उस भ्रम में आराम से जीना चाहेंगे, या उस दीवार को तोड़कर देखेंगे जिसके पीछे असली आजादी छिपी है। चैप्टर 7, द शैडो नेगोशिएटर। हर नेगोशिएशन में दो परतें होती है। ऊपर की परत वह है जो सबको दिखती है, टेबल पर रखे दस्तावेज, बोले गए शब्द, लिखे गए कॉन्ट्रैक्ट या राजनीति में खुले मंच से दिए गए वादे। लेकिन नीचे की परत वही असली खेल है जो नजर नहीं आता। वहां एक अदृश्य धारा बह रही होती है, दिमागी डोमिनेंस और हिडन पावर प्लेस की। इस परत में जीतने वाला वही होता है जो सामने वाले के दिमाग को बिना प्रतिरोध के अपने इशारे पर चलाना जानता है। यही असली शैडो नेगोशिएटर है। कोवर्ट पावर फ्रेमिंग, खेल का अदृश्य नक्शा। हर बातचीत शुरू होने से पहले एक अदृश्य फ्रेम खड़ा हो जाता है। यह फ्रेम तय करता है कि कौन तय करेगा कि बातचीत किस दिशा में जाएगी, किसकी शर्तें सामान्य मानी जाएंगी और किसकी मांग अत्यधिक। इस फ्रेम को बनाने का तरीका बेहद सूक्ष्म होता है। कभी यह पहले बोले गए वाक्य में छुपा होता है, कभी कमरे के माहौल में, और कभी सिर्फ आपके बैठने के तरीके में। उदाहरण के लिए, एक अनुभवी नेगोशिएटर मीटिंग शुरू होने से पहले ही कैजुअली यह कह सकता है, आमतौर पर हमारे इंडस्ट्री में इस तरह की डील्स इसी रेंज में फाइनल होती है। यह एक सटल स्टेटमेंट है, लेकिन यह आपके दिमाग में एक रेफरेंस पॉइंट, एंकरिंग सेट कर देता है। अब आप चाहकर भी इस रेंज से बहुत दूर जाने में असहज महसूस करेंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस पहले ही इस फ्रेम को सच मान चुका है। फ्रेम का अदृश्य असर। फ्रेम का सबसे बड़ा हथियार यह है कि यह आपको किसे जीतना है से ज्यादा किस दायरे में जीतना है तक सीमित कर देता है। यह वैसा ही है जैसे आपको एक नक्शा दिया जाए जिसमें सिर्फ कुछ ही रास्ते हो, और आप सोचे कि आप स्वतंत्र रूप से कोई भी चुन सकते हैं, जबकि असली स्वतंत्रता वह नक्शा खुद बनाने में है। शैडो नेगोशिएटर कभी आपको नक्शा बनाने नहीं देता, वह आपको पहले से बना नक्शा देता है और मुस्कुराकर कहता है, चुन लो। सबकॉन्शियस कंप्लायंस। ट्रिगर्स, दिमाग के अदृश्य बटन। इंसानी दिमाग का एक हिस्सा हमेशा स्वचालित मोड में रहता है। हम हर चीज पर गहराई से नहीं सोच सकते, इसीलिए हम शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं, और यहीं से शुरू होता है कंप्लायंस ट्रिगर्स का खेल। एक शैडो नेगोशिएटर जानता है कि कब आंखों में सीधा लेकिन स्थिर संपर्क रखना है, कब हल्का सा झुकना है, कब एक सेकंड लंबा पॉज लेना है। ये जेस्चर्स मामूली दिखते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली ये आपके दिमाग में डोमिनेंस या भरोसे का सिग्नल भेजते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपसे कोई व्यक्ति एक प्रस्ताव रखता है
और फिर चुप हो जाता है, तो यह चुप्पी आपको असहज करती है। इंसान की प्रवृत्ति है कि वह उस साइलेंस को भर दे, अक्सर अपनी ही पोजीशन कमजोर करने वाली बात कहकर। यही कारण है कि हाई स्टेक्स नेगोशिएशन में चुप्पी एक हथियार है, और शैडो नेगोशिएटर इसे सर्जिकल प्रिसीजन के साथ इस्तेमाल करता है। बिजनेस डील्स, जीत का भ्रम। कल्पना कीजिए, आप एक क्लाइंट के साथ मल्टी मिलियन डॉलर डील पर बात कर रहे हैं। आप उन्हें 3 पैकेज दिखाते हैं, एक बेहद महंगा और शानदार, एक बेसिक और सीमित, और एक बीच वाला जो संतुलित लगता है। आपने पहले ही तय किया है कि आपको वही बीच वाला बेचना है, लेकिन उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपने दोनों छोर के विकल्प ऐसे डिजाइन किए हैं कि वह सबसे तर्कसंगत लगे। सामने वाला क्लाइंट सोचता है कि उसने स्मार्ट चॉइस की है, जबकि असल में वह आपके ट्रैप में आया है। यह डिकॉय इफेक्ट का टेक्स्ट बुक इस्तेमाल है, एक मनोवैज्ञानिक तकनीक जिसमें एक जानबूझकर कमजोर विकल्प लाकर मुख्य विकल्प को बेहतर दिखाया जाता है। हॉस्टेज निगोशिएशंस, समय और मनोविज्ञान का युद्ध। अगर यह खेल बिजनेस में सटल है, तो हॉस्टेज सिचुएशंस में यह जिंदगी और मौत का मामला बन जाता है। यहां शैडो निगोशिएटर जानता है कि सीधे टकराने से सामने वाला और आक्रामक हो जाएगा। इसके बजाय वह पहले से ही पावर डायनेमिक को रीडिफाइन करता है। वह कभी खुद को विरोधी के रूप में नहीं रखता, बल्कि संभावित सहयोगी के रूप में पेश करता है। फिर धीरे धीरे वह सवाल पूछता है जो दूसरे के अवचेतन में संदेह, भय और उम्मीद पैदा करते हैं। जैसे तुमने कहा कि तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, तो अगर हम एक रास्ता निकाल लें तो सब सुरक्षित रहेगा, है ना? यह सटल रिफ्रेमिंग है। सामने वाला अपनी ही बातों में फंसने लगता है और नेगोशिएटर की शर्तों के करीब आता जाता है। सबटेक्स्ट का खेल। जो बोला नहीं जाता वही असली भाषा है। शैडो निगोशिएटर का असली मैदान शब्द नहीं, बल्कि सबटेक्स्ट है। वह जानता है कि बोले गए शब्द केवल सरफेस है। असली असर तो उन चीजों का है जो नहीं कही जाती, लेकिन महसूस कराई जाती है। एक हल्की सी मुस्कान, एक मापा हुआ आह, एक धीमी सांस, ये सब माइक्रो सिग्नल्स हैं जो सामने वाले के दिमाग में सुरक्षा, डर, भरोसा या दबाव पैदा करते हैं। और क्योंकि ये सिग्नल्स अवचेतन स्तर पर प्रोसेस होते हैं, सामने वाला उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता, भले ही वह चाहे। पॉलिटिकल निगोशिएशंस, भीड़ के बीच छुपा खेल। राजनीति में नेगोशिएशन सिर्फ कमरे के अंदर नहीं होते, वे पब्लिक स्पेस में भी चलते हैं। एक नेता विपक्षी पार्टी से सीधे टकराए बिना भी नैरेटिव बदल सकता है। उदाहरण के लिए, वह किसी मुद्दे पर इतना सिलेक्टिव डेटा पेश करता है कि जनता की परसेप्शन बदल जाती है। यह फ्रेमिंग फिर उस नेता को टेबल पर एडवांटेज देती है, क्योंकि अब लोग उसकी बात को बेसलाइन मान चुके होते हैं। यहां भी शैडो निगोशिएटर सीधे आक्रमण नहीं करता, वह परसेप्शन की जमीन पहले से तैयार कर देता है, ताकि असली नेगोशिएशन सिर्फ औपचारिकता बन जाए। पावर विदाउट थ्रेट, ताकत का सबसे खतरनाक रूप। शैडो नेगोशिएटर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह कभी आपको यह महसूस नहीं कराता कि वह ताकतवर है, क्योंकि अगर आपको यह एहसास हो जाए तो आप प्रतिरोध कर सकते हैं। इसके बजाय वह आपको यह महसूस कराता है कि आप दोनों बराबर हैं, और यही बराबरी आपको गार्ड नीचे करने पर मजबूर करती है। इस तरह वह आपके सबकॉन्शियस में जगह बना लेता है, और जब असली फैसला लेने का समय आता है, तो आप बिना सोचे वही करते हैं जो उसने पहले से चाहा था। डिफेंसिव अवेयरनेस, खेल को पहचानना ही पहला कदम है। अगर आप इस खेल से बचना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले फ्रेम को देखना सीखना होगा। जब भी कोई नेगोशिएशन शुरू हो, खुद से पूछे, अभी इस बातचीत का माहौल किसके हिसाब से बन रहा है, और क्या ये विकल्प मैंने खुद बनाए हैं या मुझे दिए गए हैं। साथ ही साइलेंस से डरना छोड़े। अगर सामने वाला पॉज लेता है, तो उस खालीपन को भरने की जल्दी न करे। यह एक छोटा लेकिन शक्तिशाली काउंटर है। अंतिम सत्य,
शेडो निगोशिएटर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, यह एक सोचने का तरीका है। यह वह कला है जिसमें ताकत को छुपाकर इस्तेमाल किया जाता है और सामने वाले को बिना एहसास कराए नियंत्रित किया जाता है। असली खतरनाक खिलाड़ी वही है जिसे आपकी हाँ सुनने के लिए जोर से बोलने की जरूरत नहीं, बल्कि जो आपको यह यकीन दिला दे कि हाँ, आपका खुद का फैसला था। और जब आप यह सोचते हैं कि आपने खेल जीत लिया है, तब तक आप पहले ही हार चुके होते हैं। चैप्टर 8, इमोशनल हाईजैकिंग। हर इंसान यह सोचता है कि वह अपने दिमाग से फैसले लेता है, फैक्ट्स देखकर, लॉजिक का इस्तेमाल करके और सोच समझकर। लेकिन सच यह है कि हम में से ज्यादातर लोग कभी भी पूरी तरह लॉजिकल मोड में नहीं होते। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा है, एक जो सोचता है और एक जो महसूस करता है। और जब महसूस करने वाला हिस्सा काबू में आ जाता है, सोचने वाला हिस्सा चुप हो जाता है। इसी पल को कहते हैं इमोशनल हाईजैकिंग। जब आपके इमोशंस की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में होती है और आपको लगता है कि आप खुद ड्राइव कर रहे हैं। एमिगडाला, हाईजैक साइकोलॉजी, दिमाग की अलार्म बेल। हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा एमिगडाला हमारी भावनाओं का फायर अलार्म है। ये खतरे, गुस्से, डर और एक्साइटमेंट के सिग्नल प्रोसेस करता है। सामान्य परिस्थितियों में यह फ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिकल ब्रेन के साथ तालमेल में काम करता है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर आपके अमिगडला को ओवरलोड कर दे, तेज आवाज, धमकी, भावनात्मक कहानियां या अचानक का शॉक, तो यह सिस्टम हाईजैक हो जाता है। लॉजिक साइड बंद हो जाती है और आपका दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया मोड में चला जाता है। इस मोड में आप कम सोचते हैं, ज्यादा महसूस करते हैं और सबसे जरूरी, आप वही करते हैं जो उस समय आपको सबसे ज्यादा सुरक्षित या सही लगता है, चाहे वह असल में आपके लिए नुकसानदायक ही क्यों ना हो। इमोशनल फ्लडिंग टेक्निक, भावनाओं का सुनामी। अगर एक झटके का डर या गुस्सा आपके दिमाग पर अस्थायी कब्जा कर सकता है, तो कल्पना कीजिए कि लगातार बार बार भावनाओं का हमला क्या कर सकता है। इमोशनल फ्लडिंग में आपको इतनी हाईटेक और इतनी तेज भावनात्मक उत्तेजनाएं दी जाती है कि आपका सोचने का समय ही खत्म हो जाता है। यह टेक्निक कल्ट इंडोक्ट्रिनेशन में बहुत आम है। लगातार ग्रुप चांटिंग, तेज संगीत, बार बार दोहराए गए स्लोगन्स और एक भीड़ का कलेक्टिव एनर्जी। इस माहौल में आपका लॉजिकल ब्रेन डिस्कनेक्ट हो जाता है और आप सजेस्टिबल स्टेट में चले जाते हैं। कल्ट इंडोक्ट्रिनेशन, धीरे धीरे गहराई तक कल्ट लीडर्स जानते हैं कि इमोशनल हाईजैकिंग को सस्टेन करने के लिए एक केयरफुली प्लान्ड एनवायरनमेंट चाहिए। वे पहले आपको छोटी छोटी इमोशनल डोसेस देते हैं, इंस्पिरेशनल स्पीचेस, बिलोंगिंग का एहसास, थोड़ा गिल्ट, थोड़ा डर, फिर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। अगर तुम बाहर गए तो तुम्हारी आत्मा खतरे में है, या हम ही तुम्हारा असली परिवार है। ये इमोशनल कॉकटेल आपको डिपेंडेंसी में बदल देता है। अब आपके फैसले आपके नहीं रहते, बल्कि उसी इमोशनल फ्रेम के हिस्से होते हैं जो कल्ट ने आपके दिमाग में बिठाया है। पब्लिक मैनिपुलेशन, मास इमोशन का खेल, पॉलिटिकल रैलियां, बड़ी मार्केटिंग कैंपेन, सोशल मीडिया आउटरीच, इन सब में इमोशनल हाईजैकिंग का खेल खुला खेला जाता है। एक नेता मंच से ऐसे शब्द बोलता है जो सीधे आपके डर, गुस्से या गर्व को छूते हैं। वह केयरफुली चुने हुए विजुअल्स दिखाता है, दुश्मन के खतरे की तस्वीरें, अपने लोगों की पीड़ा या अपने देश की गौरवशाली छवियां। यह सब आपके अमिगदला को लगातार ट्रिगर करता है और जैसे ही आपका इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट होता है, लॉजिकल फिल्टर्स गिर जाते हैं। अब जो भी नैरेटिव वह नेता बोलेगा, वह सीधा आपके अवचेतन में उतर जाएगा। इमोशन ओवर लॉजिक, जब फैसला आपका नहीं रहता। इमोशनल हाईजैकिंग की असली ताकत यह है कि यह आपको यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आपका फैसला आपका अपना है। आप यह महसूस करते हैं कि मैंने खुद चुना, लेकिन असल में आपके चुनाव का बायोकेमिकल आधार पहले ही हेरफेर किया जा चुका है। एक बार
अगर कोई आपको फियर या यूफोरिया में डाल दे, तो आपके लॉजिकल ऑब्जेक्शंस अपने आप फेड हो जाते हैं। साइलेंट सिग्नल्स, हाईजैक बिना शोर के। हर हाईजैकिंग लाउड नहीं होती। कई बार ये इतनी सटल होती है कि आपको एहसास भी नहीं होता। एक मार्केटर आपको एक इमोशनल एड दिखाता है। एक परिवार डिनर टेबल पर हंस रहा है, पीछे सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है, और स्क्रीन पर उनका प्रोडक्ट। आप उस प्रोडक्ट से इमोशन एसोसिएट कर लेते हैं। हफ्तों बाद जब आप शॉपिंग करते हैं, तो वही प्रोडक्ट आपको बेहतर लगता है, भले ही आप टेक्निकल स्पेक्स भूल चुके हो। यहां कोई फियर या शॉक नहीं था, सिर्फ धीरे धीरे प्लांटेड एसोसिएशन थी। डिफेंसिव अवेयरनेस, खुद को बचाने की कला। इमोशनल हाईजैकिंग से बचने के लिए आपको दो चीजें सीखनी होंगी। पहला, अपने इमोशनल स्पाइक्स को पहचानना। अगर आप अचानक बहुत गुस्सा, बहुत डर या बहुत उत्साहित महसूस कर रहे हैं, तो खुद से पूछें, क्या यह मेरी सोच का नतीजा है या किसी और ने यह ट्रिगर किया है? दूसरा, पॉज लेना। अमिगडाला हाईजैक टेम्पररी होता है, और अगर आप खुद को कुछ सेकंड का टाइम देते हैं, तो आपका लॉजिकल ब्रेन वापस कंट्रोल ले सकता है। अंतिम सत्य, इमोशनल हाईजैकिंग सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपको लड़ने का मौका ही नहीं देता। यह आपके दिमाग के उस हिस्से को काबू में करता है जो आपकी सुरक्षा के लिए बना था, और उसी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करता है। असली खतरा यह नहीं कि कोई आपको धोखा देगा। असली खतरा यह है कि वह आपके अंदर के अलार्म सिस्टम को ही अपनी इच्छा से बजा और बंद कर सके। और अगर आप यह सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो शायद यह पहले ही हो चुका है। चैप्टर 9, द डार्क साइड ऑफ करिश्मा। लोग अक्सर समझते हैं कि करिश्मा एक गिफ्ट है, एक दुर्लभ आकर्षण जो किसी को भी प्रभावित कर सकता है। हम कैरिस्मेटिक लोगों की ओर खींचते हैं, जैसे पतंगे रोशनी की ओर, और हमें लगता है कि यह उनकी अच्छाई का असर है। लेकिन करिश्मा सिर्फ रोशनी नहीं है, इसमें एक गहरा, अदृश्य अंधेरा भी छिपा है, जहां यह आकर्षण एक हथियार बन जाता है, नियंत्रण का साधन और एक अदृश्य जाल। यही है द डार्क साइड ऑफ कैरिश्मा, जहां चार्म सिर्फ मोह नहीं, बल्कि मानसिक कैद का रास्ता बनता है। कैरिश्मा एज मैनिपुलेशन, आकर्षण का हथियार। जब कोई कैरिस्मेटिक व्यक्ति कमरे में आता है, तो लोगों का ध्यान अपने आप उसकी तरफ खींच जाता है। उसकी आवाज, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी आंखों का कॉन्फिडेंस एक सबटल हिप्नोटिक इफेक्ट पैदा करता है। लेकिन यह चार्म नेचुरल नहीं होता। यह अक्सर सीखा हुआ, डिजाइन किया हुआ और कैलिब्रेटेड होता है। यह उन ट्रिगर्स को छूता है जो हमारे अवचेतन में डीपली एम्बेडेड होते हैं। अप्रूवल की चाह, बिलोंगिंग का हंगर, वैलिडेशन की जरूरत। मैनिपुलेटिव कैरिज्मा आपके ट्रस्ट को बाईपास करता है। सामान्य परिस्थितियों में हम किसी पर भरोसा करने से पहले उसका टेस्ट लेते हैं, लेकिन कैरिस्मेटिक लोग इस प्रोसेस को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। वे आपको तुरंत कंफर्टेबल महसूस कराते हैं, आपकी एनर्जी मैच करते हैं, और आपको यह यकीन दिलाते हैं कि यह व्यक्ति मुझे समझता है। और एक बार अगर आप यह महसूस कर लें, तो आपका लॉजिकल ब्रेन पीछे हट जाता है और आप इमोशनली ओपन हो जाते हैं। यही वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयटेशन का पहला कदम है। मिरर इफेक्ट एंड रपोर्ट एक्सप्लॉयटेशन, जब आप खुद को उनमें देखने लगते हैं। कैरिस्मेटिक मैनिपुलेटर्स का एक सबसे घातक टूल है मिरर इफेक्ट। यह टेक्निक आपके जेस्चर्स, आपकी टोन और आपके वर्ड्स को सटली कॉपी करती है। मनोविज्ञान में इसे मिररिंग कहते हैं, और इसका असर यह होता है कि आपके दिमाग को लगता है हम दोनों एक जैसे हैं। इस इंस्टेंट रपोर की वजह से आप अनकॉन्शियस ट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं। रेपोर्ट एक्सप्लॉयटेशन में यह कनेक्शन सिर्फ शुरुआत होती है। एक बार जब आपको लगे कि यह व्यक्ति मेरी तरह सोचता है, तब वे धीरे धीरे अपनी वैल्यूज, अपने नैरेटिव्स और अपने हिडन एजेंडस आपको फीड करने लगते हैं। आपको लगता है कि आप अपनी ही सोच सुन रहे हैं,
लेकिन असल में आप उनकी सोच अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। सेडक्टिव मैनिपुलेटर, मोहपाश का बंदी खाना। एक सेडक्टिव मैनिपुलेटर चार्म का इस्तेमाल एक प्राइवेट बैटलफील्ड की तरह करता है। वे आपकी डिजायर्स, इनसिक्योरिटीज और फैंटेसीज को पढ़ते हैं और फिर खुद को उस फैंटेसी का हिस्सा बना लेते हैं। वे आपको ठीक वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। अगर आपको एक प्रोटेक्टर चाहिए, तो वे ताकतवर और कॉन्फिडेंट दिखेंगे। अगर आपको कोई सोलफुल और वल्नरेबल चाहिए, तो वे आपको अपने पेनफुल पास्ट के किस्से सुनाएंगे। ये गेम कभी सीधा नहीं खेला जाता। ये लेयर्स में अनफोल्ड होता है। छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स, हल्के फिजिकल टचेस, आई कांटेक्ट जो जरूरत से ज्यादा देर तक टिका रहे। हर जेस्चर केयरफुली कैलकुलेटेड होता है ताकि आपके दिमाग में डोपामीन की लहर उठे। यह केमिकल रिएक्शन आपके जजमेंट को डिस्टॉर्ट कर देता है और आप उनके फ्लॉज इग्नोर करने लगते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स, मैस कैरिश्मा का हथियार। करिश्मा का सबसे खतरनाक रूप तब आता है जब यह एक व्यक्ति से निकलकर मासेस को कंट्रोल करने लगता है। पॉलिटिकल लीडर्स जो भीड़ के सामने खड़े होकर उनकी कलेक्टिव साइकोलॉजी को छूते हैं, अक्सर इसी डार्क कैरिश्मा का इस्तेमाल करते हैं। वे पावरफुल बॉडी लैंग्वेज, कंट्रोल्ड पॉजेस और इमोशनली चार्ज स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। वे क्राउड के डर और उम्मीदों को एक ही नैरेटिव में बांध देते हैं और फिर खुद को उस नैरेटिव का सॉल्यूशन बना देते हैं। यह मास मिररिंग है। वे जनता की गुस्से और दर्द को रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि मान ले। यह कैरिश्मा इतनी गहरी कंडीशनिंग कर सकता है कि लोग उनके गलत कदमों को भी सही ठहराने लगते हैं। जब एक लीडर का चार्म आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है, तो उसे क्वेश्चन करना अपने आप को क्वेश्चन करने जैसा लगता है। यह साइकोलॉजिकल लॉयल्टी ब्रेक करना बेहद मुश्किल होता है। द हिडन कॉस्ट्स ऑफ चार्म। जब आप हिप्नोटाइज्ड रहते हैं, डार्क कैरिश्मा का सबसे सटल खतरा यह है कि यह आपको हिप्नोटाइज्ड रखता है बिना आपको एहसास कराए। आप सोचते हैं कि आप अपनी चॉइस से उनके साथ हैं, लेकिन असल में आप केयरफुली इंजीनियर्ड इन्फ्लुएंस में जी रहे हैं। यहां डेंजर सिर्फ मैनिपुलेशन का नहीं है, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस खोने का है। अगर आप लगातार ऐसे लोगों से घिरे हैं जो आपको सिर्फ वही दिखाते हैं जो वे दिखाना चाहते हैं, तो आपका परसेप्शन फिल्टर हो जाता है। आप रियलिटी को नहीं, बल्कि क्यूरेटेड रियलिटी को जीने लगते हैं। ब्रेकिंग द स्पेल। बचने का एकमात्र रास्ता। डार्क कैरिश्मा से बचने के लिए आपको दो चीजें सीखनी होंगी। पहली, अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस को ऑब्जर्व करना। अगर कोई व्यक्ति आपको अनयूजुअली जल्दी कंफर्टेबल, अंडरस्टूड या इंस्पायर्ड महसूस करा रहा है, तो पॉज करें और सोचें, क्या यह नेचुरल है या डिजाइन किया हुआ। दूसरी, मिररिंग और रैपोर्ट बिल्डिंग को पहचानना। अगर आप यह देख लें कि कोई लगातार आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द और आपके मूड मैच कर रहा है, तो समझिए कि यह कनेक्शन ऑर्गेनिक नहीं है। अवेयरनेस ही इस हिप्नोसिस को तोड़ने की पहली सीढ़ी है। अंतिम सत्य, कैरिश्मा जब प्योर होता है तो इंस्पायर करता है, लेकिन जब यह डार्क होता है तो एनस्लेव करता है। यह आपकी गार्ड को गिराता है, आपके डाउट्स को मिटाता है और आपके फैसलों को रीडायरेक्ट करता है। इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि आप इसकी गिरफ्त में खुश रहते हैं और यही इसकी असली जीत है। अगर आप यह मानते हैं कि चार्म हमेशा अच्छाई का संकेत है, तो आप पहले से वल्नरेबल हैं। असली ताकत यह है कि आप रोशनी की चमक में छुपी छाया को देख पाएं, क्योंकि करिश्मा रोशनी भी है और आग भी, और जो फर्क नहीं देख पाता वह जल भी सकता है। चैप्टर 10, माइंड ट्रैप्स। हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग हमारे लिए काम करता है, तर्क देता है, फैसले लेता है, हमें गलतियों से बचाता है। लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग जितना हमें बचाता है, उतना ही हमें फंसाता भी है। वह खुद अपने बनाए जालों में हमें उलझा देता है। और सबसे डरावनी बात यह है
कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। इन्हें कहते हैं माइंड ट्रैप्स। सोच के वो अदृश्य जाल जो हमें यकीन दिलाते हैं कि हम सही हैं, जबकि हम धीरे धीरे अपने ही मानसिक पिंजरे में कैद हो रहे होते हैं। कॉग्निटिव बायसिस, एक्सप्लॉयटेशन। जब हमारी सोच हमारे खिलाफ हो जाती है। कॉग्निटिव बायसिस दिमाग की शॉर्टकट मशीनरी है। ये हमें जल्दी फैसले लेने में मदद करते हैं, लेकिन इन शॉर्टकट्स की कीमत भी है। ये हमें सिस्टमेटिकली गलत भी करा सकते हैं। एक मैनिपुलेटर जानता है कि इन बायसीज को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए ताकि हम बिना सवाल किए उसकी राह पर चलें। मसलन कॉन्फर्मेशन बायस, हम वही ढूंढते हैं जो हमारे बिलीव्स को सपोर्ट करे और बाकी इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई हमें एक ऐसा नैरेटिव देता है जो पहले से हमारे मन में बैठी सोच से मेल खाता है, तो हम उसे तुरंत अपना लेते हैं, चाहे वह अधूरा या गलत हो। एक राजनीतिक नेता भीड़ के सामने बोलता है, हमेशा से हमें दबाया गया है, अब वक्त है उठने का। यह लाइन उन लोगों के बायस को एक्टिवेट कर देती है जो पहले से खुद को दबा हुआ महसूस करते हैं। एक और है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हम उसी जानकारी पर भरोसा करते हैं जो आसानी से याद आ जाए। मीडिया अगर बार बार किसी खतरे की खबर दिखाए, तो हमें लगता है कि वह खतरा हर जगह है, भले ही आंकड़े कुछ और कहें। यही वजह है कि मार्केटर्स और प्रोपेगेंडिस्ट्स एक ही संदेश को बार बार दोहराते हैं। रिपीटिशन बायस हमारे परसेप्शन को ओवरराइड कर देता है। मेंटल लूप्स एंड ट्रैप्स, वही रास्ता बार बार। माइंड ट्रैप्स सिर्फ बायसेस नहीं है, ये मानसिक लूप्स भी होते हैं। ऐसे चक्र जो बार बार दोहराए जाते हैं और हमें उसी सोच में फंसा कर रखते हैं। एक कॉमन ट्रैप है संक कॉस्ट फैलेसी। जब हम किसी काम में बहुत समय, पैसा या मेहनत लगा चुके होते हैं, तो हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वह अब नुकसानदेह ही क्यों ना हो। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति ने एक बिजनेस में लाखों रुपए निवेश किए और अब साफ है कि वह डूब रहा है, लेकिन छोड़ने के बजाय वह और पैसा डालता है। इतना लगा दिया, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। ये ट्रैप हमें आगे बढ़ने से रोकता है और पुराने नुकसान को और गहरा कर देता है। मैनिपुलेटर्स इस बायस को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। वे जानते हैं कि अगर हमें शुरुआत में थोड़ा निवेश करा दिया जाए, तो हम खुद ब खुद कमिटमेंट बढ़ाते रहेंगे। एक और खतरनाक ट्रैप है फॉल्स कॉन्सेंसस इफेक्ट। हमें लगता है कि जो हम सोचते हैं वही बाकी लोग भी सोचते हैं। यह हमें सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन हकीकत में यह परसेप्शन हमारी जजमेंट को डिस्टॉर्ट कर देता है। एक कल्ट लीडर अपने फॉलोअर्स को यह यकीन दिलाता है कि हमारे विचार पूरे समाज के असली विचार हैं। इससे डिसेंट करने वालों की आवाज दब जाती है और ग्रुप थिंक पक्का हो जाता है। द लेयर्ड नेचर ऑफ माइंड ट्रैप्स, जब जाल एक दूसरे को मजबूत करते हैं। माइंड ट्रैप्स अक्सर अकेले काम नहीं करते, वे एक दूसरे को फीड करते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस और संक कॉस्ट फैलेसी का मेल लीजिए। पहले हम अपने बिलीफ्स को सपोर्ट करने वाली बातें ढूंढते हैं, फिर उनमें इतना समय और मेहनत डाल देते हैं कि छोड़ना नामुमकिन लगता है। इस लेयरिंग का मतलब है कि एक बार ट्रैप में फंसने के बाद बाहर निकलना एक्सपोनेंशियली मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा व्यक्ति पहले पार्टनर के अच्छे मोमेंट्स को याद रखता है, कॉन्फर्मेशन बायस, फिर यह सोचकर कि उसने इतने साल दे दिए, अब छोड़ना नहीं चाहिए, संक कॉस्ट फैलेसी। ये कॉम्बिनेशन उसे जाल में और गहरा खींच देता है। मैनिपुलेशन विया माइंड ट्रैप्स, अदृश्य कैद। डार्क साइकोलॉजी का मास्टर इन माइंड ट्रैप्स को सिर्फ पहचानता नहीं, बल्कि एक्टिवली सेट करता है। वह एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जहां बायसेस नेचुरली ट्रिगर हो। मसलन सेल्स में लिमिटेड टाइम ऑफर्स स्केर्सिटी बायस को एक्टिवेट करते हैं। अभी नहीं खरीदा तो मौका हाथ से निकल जाएगा। यह अर्जेंसी लॉजिकल थिंकिंग को दबा देती है। पॉलिटिकल कैंपेन्स में एको चेम्बर्स बनाए जाते हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिदम आपको वही दिखाता है जो आप पहले से मानते हैं, जिससे कॉन्फर्मेशन बायस बढ़ता है।
यहां तक कि पर्सनल मैनिपुलेशन में भी यही खेल चलता है। गिल्ट ट्रिप देकर आपको संक कॉस्ट में धकेलना या ग्रुप अप्रूवल का इस्तेमाल करके फॉल्स कंसेंसस का इल्यूजन पैदा करना। दी इमोशनल एंकर, जब ट्रैप का दरवाजा भीतर से बंद हो। माइंड ट्रैप सिर्फ लॉजिक पर नहीं चलते, वे इमोशंस पर भी एंकर्ड होते हैं। डर, उम्मीद, शर्म और गर्व, ये सब ट्रैप के दरवाजे को भीतर से लॉक कर देते हैं। डर आपको रिस्क लेने से रोकता है, उम्मीद आपको पुराने पैटर्न में टिकाए रखती है, शर्म आपको मानने नहीं देती कि आप गलत थे, और गर्व आपको ट्रैप में बने रहने के लिए मजबूर करता है। यही कारण है कि माइंड ट्रैप से बाहर निकलना सिर्फ अवेयरनेस का खेल नहीं है, आपको अपने इमोशनल कंडीशनिंग को भी तोड़ना पड़ता है। एस्केपिंग द मेज, निकलने का असली तरीका। माइंड ट्रैप से बचने का पहला कदम है उन्हें पहचानना। अपने फैसलों की जांच करें। क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह सच में सही है, या सिर्फ इसलिए कि मैंने पहले से इसमें बहुत कुछ लगा दिया है? या क्या मैं यह मान रहा हूं क्योंकि यह सब मानते हैं, या मैंने खुद वेरीफाई किया है? दूसरा कदम है एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव लेना। एक आउटसाइडर का नजरिया हमारे मेंटल लूप्स को तोड़ सकता है, क्योंकि वह हमारे बायसेस में इन्वेस्ट नहीं होता। तीसरा, स्लो थिंकिंग अपनाना। जल्दी फैसले लेने की जगह समय लेकर सोचना, ताकि ऑटोमेटिक बायसेस का असर कम हो। अंतिम सत्य, माइंड ट्रैप्स हमें यह यकीन दिलाते हैं कि हम स्वतंत्र सोच रहे हैं, जबकि असल में हम प्री डिफाइंड पैटर्न्स को फॉलो कर रहे होते हैं। ये जाल हमारे डिसीजंस को सटली शेप करते हैं, हमारे रियलिटी को फिल्टर करते हैं और हमें इनविजिबल चेन्स में बांधते हैं। अगर आप इन्हें पहचानना नहीं सीखते, तो आप वही रास्ते बार बार चलेंगे, वही गलतियां दोहराएंगे और वही इल्यूजन्स को सच मानेंगे। दिमाग की सबसे बड़ी चाल यही है, वह आपको यह नहीं बताता कि वह आपको खेल रहा है, और जब तक आप यह खेल देखना नहीं सीखेंगे, तब तक आप इसके मोहरे बने रहेंगे। तो बस यही खत्म होता है हमारा आज का वीडियो। याद रखिए, अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप वो सीक्रेट इनसाइट्स मिस कर रहे हैं जो सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स पाते हैं। और हाँ, अगले वीडियो का टॉपिक तय करने में आपकी राय जरूरी है। नीचे कमेंट करके बताइए कि अगला साइकोलॉजी टॉपिक क्या होना चाहिए।